नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को रोकने की कवायद बेकार होती नजर आ रही है। आज इस्लामाबाद में होने वाली बैठक रद्द हो चुकी है और ईरान ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। ईरान कह रहा है कि जब तक लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुकेंगे तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। इन सबके बीच पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। इस्लामाबाद में ईरानी दूत ने एक पोस्ट किया था जिसे उसने डिलीट कर दिया। उसके बाद इस अटकल को बल मिल रहा है कि पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोकदम ने गुरुवार अपनी उस पोस्ट को डिलीट क्यों कर दिया। ऐसा लग रहा है कि सारा रायता पाकिस्तान ही फैला रहा है। इधर पाकिस्तान को इजराइल ने भी जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के जवाब में इजराइल की तरफ से पाकिस्तान को खत्म करने की धमकी दे दी गई है। एक तरफ जहां सुलह की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है, वहीं मुस्तफा खामेनेई ने मैसेज जारी कर कहा है कि ईरान पर हमला करने वाले देशों को बख्शा नहीं जाएगा और मुझ मैनेजमेंट को अब नए स्टेज पर लेकर जाएंगे। लेबनान पर इजरायली हमले इन सब के बीच में जारी है। जंग को लेकर क्या स्थिति है, इसकी ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉर से जुड़ी हुई है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। अमेरिका और ईरान में बातचीत अब नहीं होगी। लेबनान पर हमलों की वजह से बातचीत रद्द कर दी गई है। ईरान का बातचीत में शामिल होने से इनकार सामने आ चुका है। पाकिस्तान इसके चलते एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। ईरान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया क्योंकि ईरान साफ साफ कह रहा है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे शांति की कोई बात नहीं होगी। जिस पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका युद्ध में खुद को शांति दूत के रूप में पेश किया, बुधवार को 2 हफ्ते के सीजफायर का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन आगे की बातचीत पटरी से उतर गई। इस्लामाबाद में ईरानी दूत के एक पोस्ट डिलीट करने से इस बात की संभावनाएं तेज हो रही हैं। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोकदम ने गुरुवार अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था जिसमें उन्होंने वार्ता में शामिल होने के लिए ईरानी डेलीगेट्स के इस्लामाबाद आने की बात लिखी थी। और उसके बाद अब यह बात क्लियर हो चुकी है तकरीबन कि ईरान की ओर से कोई भी इस्लामाबाद नहीं आ रहा है, यानी कि बातचीत, यानी कि जो टेबल टॉक वाली जो डिप्लोमेसी थी वो खत्म हो गई। सवाल ये है कि क्या सीजफायर भी खत्म हो गया है। सवाल ये है कि क्या अब हमले और तेज होंगे, क्योंकि कल तक इजराइल कह रहा था कि लेबनान पर हम अपने हमले जारी रखेंगे। ईरान कह रहा था आपको लेबनान को सीजफायर में शामिल करना होगा। उधर अमेरिका कह रहा है हमने 10 सूत्री मांगों को कूड़े में फेंक दिया है। और खुद अमेरिका इस बात को कह चुका है कि हम लेबनान को सीजफायर में शामिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। ईरान से नेगोशिएशन डेलीगेशन इस्लामाबाद आ रहा है, यह पूरी खबर गलत है। जब तक लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं कोई बातचीत नहीं होगी। तेहरान ने पाकिस्तान को बता दिया है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले करेगा तब तक किसी बातचीत में शामिल नहीं होगा। यह भी चेतावनी दी कि यूनाइटेड स्टेट के पास इजराइल को काबू करने के लिए केवल सीमित समय है, नहीं तो चल रहे युद्ध विराम के प्रयास विफल हो जाएंगे। ये ईरान की ओर से कहा गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो बातचीत के ब्रिजेस बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था वो कितनी नाकाफी थी। पाकिस्तान अपने आप को शांति दूत के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान कैसे फेल हो रहा है इसमें आप इससे समझ सकते हैं। इधर एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट की वॉर को लेकर अब शनिवार को इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है। खबर यह भी आ रही है यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने की शर्तें भी रख दी हैं। सवाल यह है कि क्या इजराइल इसके लिए तैयार हो जाएगा। इजराइल सीधे तौर पर कह रहा है कि लेबनान और उसके अंदर बैठा हिजबुल्लाह वो लगातार इजराइल पर हमले करते रहे हैं और आतंकी हमेशा इजराइल हिजबुल्लाह को कहता आया है। ऐसे में बहुत क्लियर है कि इजराइल हमले नहीं रोकेगा, जो अब तक इजराइल के स्टैंड से पता चलता आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है आपको अगर बातचीत करनी है इस्लामाबाद में तो आपको लेबनान पर हमले रोकने होंगे। सवाल यह है कि होने क्या जा रहा है। क्या एक बार फिर से ये जंग एस्केलेट होने जा रही है। इधर पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अहम बातचीत में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन शामिल हो सकता है मैं उसकी लिस्ट आपको बता दें। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, क्योंकि क्रेडिट लेना है भाई तो वो शामिल ही होंगे। सेना प्रमुख आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आसिम मलिक, ये सारी टीम जो है वो पाकिस्तान की ओर से शामिल हो। अमेरिका की टीम जो इस डेलीगेशन में शामिल हो सकती है, जो मुलाकात करेगी, उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, सीनियर एडवाइजर जारेड कुशनर,
और सैन्य अधिकारी ब्रैड कूपर शामिल हो सकते हैं, जो सीज फायर पर नेगोशिएशन करेंगे, ईरान की मांगों को लेकर बातचीत करेंगे। ईरान की टीम में कौन कौन होगा? इनमें संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ होंगे, विदेश मंत्री अब्बास अरागची होंगे, उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची होंगे और इसके अलावा एक आध और अधिकारी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या बातचीत होने जा रही है, क्या टेबल टॉक होने जा रहा है? ईरान के अब तक के रुख की वजह से तो ये लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद में होने वाली ये बैठक रद्द हो चुकी है। आज बैठक होनी थी, लेकिन ईरानी दूत ने जिस तरह से पोस्ट को डिलीट किया जिसमें कि ईरान के शामिल होने की बात कही गई थी, आशंकाएं इस बात की है कि हो सकता है कि बैठक पूरी तरह से रद्द हो जाए, सीजफायर खत्म हो जाए या नेगोशिएशन की सारी गुंजाइश खत्म हो जाए। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव से जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीवास्तव से शुरुआत आपसे करता हूं। क्या बैठक होगी, क्या बातचीत होगी, क्या नेगोशिएशन के टेबल पर आ रहे हैं ईरान और अमेरिका? अभी के हालात में लेबनान पर वो जो लाइन खिंचती हुई नजर आ रही है उस पर बात बनती नहीं दिख रही है। इजराइल अड़ा हुआ है, ईरान अड़ा हुआ है। क्या टेबल टॉक होने जा रहा है पीस के लिए? अनुराग, ये जो ईरान अड़ा हुआ है उसके लिए हम पाकिस्तान को ही दोषी मानेंगे। जो शहबाज शरीफ का पोस्ट आया था, शहबाज शरीफ के पोस्ट में लेबनान इंक्लूडेड था और वो उनके जो वहाँ पर दूत हैं, राजदूत हैं यूएस में, उन्होंने भी कहा था कि लेबनान इंक्लूडेड है। तो पाकिस्तान का स्टैंड था। पाकिस्तान हमें मालूम है कि एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है, एक टेंटेज जैसे कंपनी होती है उसकी तरह काम कर रहा है। ही इज प्रोवाइडिंग द स्पेस। जो स्पेस प्रोवाइड करता है वो मीडिएटर नहीं कहलाता है। मीडिएशन, अगर आप कोई मीडिएशन किसी होटल में चल रहा है तो आप उसको मीडिएशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि मीडिएटर के अंदर कुछ शक्तियां होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का क्या लेवरेज है ईरान के ऊपर? पाकिस्तान का अमेरिका के ऊपर क्या लेवरेज है? अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं तो ये कैसा मीडिएशन है? ये तो एक तरीके आपने कुर्सी बिछाई, उस पर दरी बिछाई, लोग आए और लोगों ने उससे बातचीत की। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, इजराइल इज नॉट अ नेशन स्टेट। तो अगर तीन लोग इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं और एक को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, किस तरीके से? और दूसरे, आप एक तरीके से आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सऊदी अरेबिया के साथ आपका मिलिट्री एग्रीमेंट है, तो कैसे ईरान समझेगा कि आप निष्पक्ष हैं? तो मीडिएशन की कोई भी ताकत, जिसको हम ताकत बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। एज ए नेशन स्टेट बहुत अच्छे तरीके से समझाया ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला जो पाकिस्तान वाला इन्वॉल्वमेंट वाला चक्कर है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं इस पर और आगे बात करूं। उत्कर्ष राठौर सर, इसी सवाल को मैं आपसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता हूं कि ये पाकिस्तान तो बनने चला था कि भाई हम शांति दूत हैं, लेकिन नेगोशिएशंस की कमी इतनी रह गई है कि मतलब वो खुद भी नहीं समझ पाया होगा कि दोनों देश के लिए सीज फायर के लिए जरूरी क्या है। और शायद यही वजह है कि लेबनान के मुद्दे पर आज जो संघर्ष विराम था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अनुराग, एक मध्यस्थ का जो, जैसे कि एवीएम श्रीवास्तव ने बताया जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कॉमन ग्राउंड्स इकट्ठा करके दोनों को बुला के बात करे। वैसा पाकिस्तान ने नहीं किया है और इस तरफ इजराइल ने इस सारी समस्या को थोड़ा हल्का करने के लिए जी लेबनान की गवर्नमेंट से बातचीत करने की घोषणा कर दी है। इजराइल ने कहा है हम लेबनान से बात करेंगे और मुद्दा होगा कि हिजबुल्लाह को किस तरीके से किस आम किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए भी समस्या है और लेबनान की सरकार के लिए भी समस्या है। तो इजराइल ने ये दांव चल दिया है। अब अगर यहां से ईरान वापस जाता है और ये वार्ता अगर विफल होती है, मान लीजिए कि दोनों पक्ष आ जाते हैं जी, और उसके बाद ये वार्ता वहां विफल होती है और वर्ष ये ऐसा है कि वार्ता शुरू ही नहीं होती है, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस ऑफ फेस अमेरिका का होगा। और अमेरिका का यूं होगा कि जो उन्होंने जल्दबाजी दिखाई कि ये हो गया और कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने हार्मूज को हमेशा के लिए ईरान के झोली में डाल दिया। और हार्मूज में भी ईरान सही चाल नहीं चल रहा है। हार्मूज में ईरान कह रहा है कि हमारे पानी से निकलो, हमारे वाटर से निकलो, उधर माइंस बिछिए ताकि हम आप पे कंट्रोल कर सकें। 15 जहाज पूरे दिन में निकालेंगे अगर आप, तो वहां से एनर्जी संकट कैसे खत्म होगा? बहरहाल ईरान की जो मांगे हैं वो मैक्सिमलिस्ट हैं और ईरान अभी भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ
इस वार्ता में उतरना चाहता है वो गलत है। चाहे वो पीएमएफ हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हूती हो, और चारों की मांग वो रख रहा है। और चारों की मांग रखते समय ईरान ये भूल जाता है कि उसकी दुर्गति के पीछे एक बड़ा कारण जो है ये चार हैं, और जिसकी वजह से आज वो सारी वार्ता अटक गई है। ये लेबनान तो अभी बहुत बड़ा बिंदु दिख रहा है सर। उसके बाद अगर टेबल टॉक होती भी है तो ईरान के यूरेनियम संवर्धन का क्या होगा, जैसा कि आपने जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इन सब पर क्या होगा, और सैंक्शंस जो लगे उस पर क्या होगा, जो ईरान ट्रेड करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है सैंक्शंस हट जाएंगे तो जो ईरान ट्रेड करेगा वो डॉलर में करेगा, अपने पैसे में करेगा, ये भी एक सवाल है। मैं इस पर बात करूंगा सर आपसे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, अमेरिका ईरान में एक बार फिर से ठनी हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को और बड़े हमले की धमकी दी है। इस बार बड़ी और बेहतर शूटिंग होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने की बात हुई थी, मेरी सेना अगली जीत के लिए तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। उन्होंने क्या पोस्ट किया ये जरा आप देख रहे हैं, देखिए उन्होंने अंग्रेजी में जो पोस्ट किया उसका लबोलुआब ये कि मेरी सेना जीत के लिए तैयार, अगले हमले और बड़े और बेहतर होंगे। इसका सीधा मतलब ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट खोलिए, क्योंकि आपने कहा था कि सीज फायर होगा तो हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेंगे। हालांकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खोलेंगे जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुके। अमेरिका और इजराइल एक लाइन में कह रहे हैं कि लेबनान की तो डील हुई नहीं थी, और ऐसे में ये बातचीत फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर इन तीनों देशों को, मतलब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका को बैठकर मध्य जो डीलिंग थी सीज फायर की वो करनी थी, वो इस वक्त अधर में लटकी हुई नजर आ रही है कि वो बैठक होगी भी या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप ने क्या कहा है। सभी वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री वेपन और हथियार गोला बारूद के साथ इसके अलावा और जरूरी घातक हथियार अपनी जगह पर रहेंगे जब तक असली एग्रीमेंट नहीं हो जाता। इस बार शूटिंग पहले से बेहतर होगी, बड़ी होगी, ताकतवर तरीके से शुरू होगी, जैसा कि पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इस बात पर बहुत पहले सहमति हो चुकी थी कि कोई परमाणु हथियार नहीं बनेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला रहेगा। इस बीच मेरी महान सेना आराम कर रही है, बड़ी तैयारी कर रही है और अपनी अगली बड़ी जीत की ओर देख रही है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। वैसे जंग में कई जानकार लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका चाहता था कि कुछ पॉज हो जाए, कुछ समय के लिए आराम मिल जाए, क्योंकि अमेरिकी सेना थक चुकी है, कुछ उनके अपने एम्यूनिशंस और हथियार जो है वो इकट्ठा कर ले, उसके बाद बड़े हमले हो सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया था कि जो सीज फायर है ये अमेरिका का एक तरीके से ब्लफ हो सकता है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको यूरेनियम संवर्धन नहीं करने देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको खुला रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़े हमले के लिए तैयार रहिए। पीके श्रीवास्तव सर, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए सर? डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं मैं और बड़े हमले के लिए तैयार, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखना ही होगा, आपको यूरेनियम संवर्धन नहीं करने देंगे। मतलब एक तरफ तो सीज फायर की चर्चाएं हैं, दूसरी तरफ ज्यादा बड़े हमले के लिए डरा भी रहा है अमेरिका। अनुराग, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में अगर ये नहीं पता है कि एजेंडा पॉइंट्स क्या हैं, बिना एजेंडा पॉइंट्स के पब्लिक पोस्ट करके आप कैसे कोई किसी तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं। पहले आपने कहा जो 10 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क है वो वर्केबल है, फिर बाद में आपने कहा जो हमें दिया गया था 10 पॉइंट्स और जो बाद में पब्लिश हुआ है वो दोनों डिफरेंट हैं। और अगर आप ये देखें, ट्रंप ने जो अभी विश्व को जिस तरीके से खतरे में और जिस तरीके से संकट में डाल दिया है, अब शायद वो गिल्ट ट्रिपिंग कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें, पूरी उनकी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने जो हमला किया उसके बाद तो ईरान और ताकतवर के होकर उभरा है। आप देखिए, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख आया है रॉबर्ट पेप का। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने सक्सेसफुली ईरान को 4th बिगेस्ट पावर की तरह एस्टैब्लिश कर दिया है। उनका तर्क ये है कि अगर मान लीजिए अमेरिका है, चाइना है और रशिया है, उसके बाद 4th बिगेस्ट पावर बन गई है, ईरान बन गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, अपनी ज्योग्राफी को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि पूरे विश्व में फ्रांस भी उनसे कह रहा है, उनकी बात मान करके उसके अपने तेल वहां से निकल रहा है। उन्होंने कोट किया इंडिया को भी बात करनी पड़ी है ईरान से अपने तेल को निकालने के लिए। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, जो इतने पावरफुल कंट्रीज हैं, दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन ईरान फॉर देयर ऑयल एंड गैस। ये कैसी स्थिति पैदा कर दी है। और इसकी बात जो चल रही है, उनके जो अपने सेनेटर ग्रीन हैं, ये जो पोस्ट है पीके श्रीवास्तव सर, अगर एक लाइन में आप समझाइए, ये जो पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो गिल्ट ट्रिप से बाहर निकलने का तरीका है क्या, कि हम फिर बताएं? हाँ अनुराग, ये बिल्कुल तरीका है। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं हारा नहीं हूं। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कर रही है कि आप बुरी तरह हार गए हैं,
क्योंकि आप जिस चीज के लिए चले एब्सोल्यूट सरेंडर हुआ नहीं। आपने कहा था कि मिसाइल्स को हम कम कर देंगे, हुआ नहीं। आपने कहा था हम इसको न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे, वो हुआ नहीं। तो आपने किया क्या? बिल्कुल सही आपने तेल बंद करवा दिया और ये पूरा विश्व सवाल पूछ रहा है सर, ना सिर्फ अमेरिकी बल्कि पूरे विश्व के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं उत्कर्ष राठौर सर, ये सवाल मैं आपको मॉडिफाई तरीके से समझना चाहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप एक तरफ सीजफायर की टेबल पर जेडी वेंस को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो हमले के लिए हम तैयार हैं। वो कौन सी बात सही लग रही है? अमेरिका क्या दिल से चाहता है? वो चाहता है सीजफायर हो जाए या वो चाहता है कि हमले ज्यादा इंटेंसिटी से करके हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर ले या ईरान को पूरी तरह से बैकफुट पर ले आए? देखिए अनुराग, ये पीस प्लान एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप की उतावली और बैड होमवर्क का नतीजा है जी, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये सोच रहे थे कि आज रात में एक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, कि धमकी के बाद ईरान घुटनों पे आ जाएगा और जहां हम बोलेंगे वहां अंगूठा लगाएगा, दस्तखत करेगा। वैसा हुआ नहीं, और वहां से ईरान ने जो मजबूती दिखाई है, और वो मजबूती अब अमेरिका के उस पे पड़ रही है भारी, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती है कि अमेरिका ईरान के बीच झगड़ा चलता रहे। दुनिया चाहती है बहाल हो तेल सप्लाई, ताकि आर्थिक मंदी से हम उभरे। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू सी देयर फाइट, नोबडी। और इसलिए अमेरिका के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये मैच जब तक चला स्टेडियम अभी खाली है, वहां पर अभी कोई दर्शक नहीं है। नोबडी वांट्स टू कम बैक आल्सो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन ये है कि कल को अगर वार्ता होती है, ईरान का प्रतिनिधिमंडल आता नहीं आता है तो कितना बड़ा तमाचा होगा। आता है और बिना बात माने चला जाता है तो और बड़ी बेइज्जती होगी। तो इसमें ईरान, जैसे कह रहे थे एवीएम श्रीवास्तव, कि फोर्थ पावर की तरह एक मुल्क जो सबसे कमजोर है इस पूरी लड़ाई में, उसको आपने बिल्कुल सर। और अमेरिका इस तरह से दिख रहा है कि वो कह तो रहा है कि मार देंगे, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत दिख नहीं रही है। वो चाहता भी है कि सीजफायर हो जाए, सुलह हो जाए। खैर, मैं इस पर और बात करूं सर। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल को सीजफायर का पालन नहीं करना है तो ये बेवकूफी भरा फैसला होगा। अरागची ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो अपनी ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब अगर सीजफायर टूटता है तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। अब्बास अरागची ये कह रहे हैं। अब्बास अरागची उस डेलीगेशन का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान पहुंचकर पीस टॉक में हिस्सा लेना, नेगोशिएशन टेबल पर बैठना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपने सीजफायर तोड़ा, अगर आप हमले जारी रखते हैं तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। एक तरफ जहां इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध को लेकर होने वाली बैठक नाकाम हो गई है, आज होने वाली बातचीत रद्द हो गई है, तो वहीं पाकिस्तान और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं। इजराइल ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है। इजराइल की पाकिस्तान को सीधी धमकी क्या है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को खामेनेई वाले हश्र की धमकी इजराइल की ओर से दी गई है। खामेनेई ने भी इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। पाकिस्तान की बयानबाजी बर्दाश्त इजराइल नहीं करेगा। मिस्टर आसिफ, तुम बीमारी हो, ये इजराइल कह रहा है। इजराइल ने पहली बार पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए धमकी दी है कि वो खत्म कर देगा। इजराइल का ये पलटवार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर ग्रस्त राज्य बताया था, शैतान और मानवता के लिए श्राप बताया था। और उसके बाद इजराइल ने कहा कि भाई तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम भी खामेनेई वाली चीजें कर रहे हो, ये इजराइल कह रहा है। इसके बाद इजराइल की ओर से जबरदस्त पलटवार कैसे हुआ, उसकी ये पोस्ट आप देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कई बार अपने बड़बोले बयानों के लिए घिर जाते हैं और इस बार भी उन्होंने इजराइल को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर इजराइल ने उन्हें बिल्कुल सीधा कर देने वाला जवाब दिया है। और आपको बहुत जल्दी से अब ये बताते हैं कि इजराइल ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर क्या कहा है। देखिए, ये हैं येची एल लीटर, अमेरिका में इजराइल के राजदूत हैं। ये क्या कह रहे हैं, अयातुल्लाह ने इजराइल की मौत के नारे लगाए और अब यही भाषा एक तथाकथित मध्यस्थ भी दोहरा रहा है। तथाकथित मध्यस्थ उन्होंने अमेरिका को, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को बताया। वो आगे कह रहे हैं तुम मध्यस्थ नहीं हो मिस्टर आसिफ, तुम ही समस्या हो। मतलब पाकिस्तान को समस्या बताया। वो आगे कह रहे हैं चाहे तुमको पसंद हो या नहीं, इजराइल रहने के लिए यही कोई बातचीत का विषय, ये कोई बातचीत का विषय नहीं है। तो ये लीटर साहब कह रहे हैं और इन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को क्या कहा है।
अब मैं आपको यह बता देता हूं कि पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री ने क्या कहा था, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था। इजराइल एक शैतान है, मानवता के लिए श्राप है, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे थे। ऐसे में जब पाकिस्तान में शांति वार्ता होनी है, लेबनान में कत्लेआम हो रहा है, निर्दोष नागरिक इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं, पहले गाजा और फिर अब लेबनान, दोनों जगहों पर बिना रुके रक्तपात हो रहा है, ये ख्वाजा आसिफ ने पहले कहा था। वो कह रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूं कि फिलिस्तीन की जमीन पर बने इस नासूर से मुक्ति मिले, यूरोप के यहूदी नर्क में जले, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था। तो ये ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी थी, बहुत कड़े शब्दों में इजराइल को लेकर ये बातें कही थी और इजराइल ने बता दिया कि भाई ऐसी बातें अयातुल्लाह अली खामेनेई भी करते थे और वो कहां हैं, जरा सोच लीजिए। ये मेरे इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं, पीके श्रीवास्तव सर आप समझा दीजिए क्या मतलब ख्वाजा आसिफ को किस लहजे में और क्या तरीके में जवाब दिया है इजराइल ने। वो कह रहे हैं हम आपको अयातुल्लाह अली खामेनेई याद दिलाते हैं जिन्होंने इस तरह की बातें इजराइल के लिए कही थी पहले। जी, ख्वाजा आसिफ वही कह रहे हैं जो ईरान कहता था कि डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। ये डेथ टू अमेरिका तो नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनके दानों पर पलते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है, जब आप एक नेगोशिएशंस में हैं, आप अपने आप को एक मीडिएटर मानते हैं, तो मीडिएटर का मतलब ये होता है कि सबकी भावनाओं को समझना। एक तरफ आप कह रहे हैं इजराइल डजंट हैव द राइट टू एग्जिस्ट, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मीडिएशन होगा कैसे? क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ यूएस ईरान नहीं शामिल हैं, इसमें यूएस, इजराइल एंड ईरान तीनों शामिल हैं। ये इसमें शांति आ ही नहीं सकती जब तक तीनों की उसमें समझौता नहीं हो। तो यही बात है पाकिस्तान का बड़बोलापन, 2 मिनट की ग्लोरी के लिए कि हमने शांति कर दी, वो अपने क्लैप्स ले रहे हैं शहबाज शरीफ और झुक झुक के सबको प्रणाम कर रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया। आप बताइए इसमें काम हुआ क्या? क्योंकि जिन लोगों से आप समझौता कराने, न तो ईरान से आपकी कोई बनती है, क्योंकि ईरान के खिलाफ आपने सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट कर रखा है। इजराइल को आप कहते हैं अभी आपने उसको एज ए नेशन स्टेट रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। यूएस ने सिर्फ इनको इस्तेमाल किया है एक कठपुतली की तरह, क्योंकि यहाँ जहाँ शिया मेजोरिटी का सवाल है, सेकेंड शिया मेजोरिटी यहाँ ही रहती है। तो उनका ये शायद सोचना था कि एक शिया मेजोरिटी नेक्स्ट लेवल की जो है, वहां अगर हम जाएंगे तो शायद शिया कम्युनिटी के ऊपर कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो व्यवहार, विचार और जो उसकी ये कद है, उसमें ये आता नहीं है कि वो किसी की मध्यस्थता कर सके। बिल्कुल। और जो इस तरह के शब्द होते हैं, अगर आप मध्यस्थता करना चाहते हैं तो आपके शब्दों में एक आचरण होता है, शब्दों की एक मर्यादा होती है। शब्दों की मर्यादा आप पाकिस्तान से कभी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं सर। और एक बात मैं आपको बता दूंगा, मुझे 1 मिनट का टाइम दें आप। प्लीज सर, जल्दी आपको पता है कि 25 एनुअल थ्रेट असेसमेंट जो पेंटागन से इशू हुआ है, उसमें पाकिस्तान इज द 5th कंट्री फ्रॉम वेयर यूएस थिंक्स कि उनको खतरा है। उसमें 4 आप जानते हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, 5वां पाकिस्तान है। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान में 18 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देने की बात भी कही गई है पेंटागन के व्हाइट पेपर में। तो अगर यूएस उनको इस तरीके से इस मद में रखता है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उनको मीडिएशन का अख्तियार दिया होगा? नहीं, वो तो सर सबको पता है कि वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और वो समय समय पर होता रहा, जिनके टुकड़ों पर वो पलता रहा है। उत्कर्ष राठौर सर, लेकिन जैसे अमेरिका कहता था कि हम ईरान के बाद ना क्यूबा चले जाएंगे, वैसे बार बार इजराइल कहता रहा हम ईरान के बाद अगला पाकिस्तान पर आएंगे, क्योंकि कोई भी मुस्लिम मुल्क के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, ये इजराइल का ऑफिशियल वर्जन है। और ये मौका दे दिया ख्वाजा आसिफ ने बोलकर ये वॉर एस्केलेट करे इजराइल पाकिस्तान के भी खिलाफ, क्योंकि इजराइल तो बहुत खुले शब्दों में कह रहा है। आप हश्र देखिए अयातुल्लाह अली खामेनेई का। आप सही कहते हैं अनुराग, ऐसा है कि ख्वाजा आसिफ के बयान से ये सारी चीज प्रेसिपिटेट नहीं हो रही है। इजराइल का एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, स्ट्रेटेजिक एम है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना। एक बार हमसे गलती हो गई जब इजराइल ने हमसे मदद मांगी थी रिफ्यूलिंग की, और हम हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर खड़े थे और हमने मना कर दिया था। उस वक्त जो कहूटा में इनका प्लांट बन रहा था उसको उन्होंने बॉम्ब कर देना था। लेकिन ये चीज अभी भी है और ये एजेंडा में इजराइल के है। अगर ये इस तरीके से चलते रहे तो इजराइल एक दिन इनको विजिट जरूर करेगा। और ये जहां तक बात रही ख्वाजा आसिफ के बयान की, ये पाकिस्तान की पूरी जितनी भी वो शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इनकी सहमति से बयान आया है, क्योंकि पाकिस्तान इस छोटे से मौके में अपने आप को इस्लामिक उम्मा के अंदर प्रोजेक्ट करना चाहता है एज ए लीडर।
इससे तुर्की खुश होगा, इससे गल्फ के लोग खुश होंगे, इससे साउथ ईस्ट एशिया के मुस्लिम देश खुश होंगे, और हम एक तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम लीडर हैं। हाँ। चाहे इसके अंदर में वार्ता फेल हो या पास हो या ना हो, और वो चाहत तो रही है ना पाकिस्तान की हमेशा कि वो खलीफा बने, और इसके लिए वो मुस्लिम नाटो बनाने की कोशिश भी कर रहा था, हालांकि वो कहीं सक्सेसफुल नहीं होता। ये पाकिस्तान की असल औकात है। सर मैं इस पर बात करूं, एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीज़फायर के बाद मुस्तफा खामेनेई का पहला मैसेज, ईरान अब भी युद्ध नहीं चाहता। मुस्तफा खामेनेई ये कह रहे हैं, लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। युद्ध के मैदान में ईरान के लोग ही जीतते हैं, ये मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं। वैसे ईरानी लोगों का हौसला हमेशा चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि उस हौसले के जरिए ईरान ने कई बार अपने दुश्मनों को शिकस्त दी है, और इस बार फिर से मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं कि हम हमेशा जंग के मैदान में जीतते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये कि वो कह रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सीज़फायर हो, वो चाहते हैं डीलिंग हो। लेकिन सवाल ये कि अगर मुस्तफा खामेनेई डीलिंग चाहते हैं तो अमेरिका खुलकर कह रहा है कि आपको न्यूक्लियर संवर्धन रोकना होगा, आप न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते। तो क्या मुस्तफा खामेनेई उस नेगोशिएशन पर राजी होंगे? और बाकी दूसरी बातें भी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ईरान की पूरी नजर है, उससे वो टोल वसूलना चाहता है। क्या इस पर नेगोशिएट करेगा वो अमेरिका के साथ? ईरान के लोगों ने सड़कों पर मातम और जश्न दोनों मनाए। मातम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के 40वें दिन को लेकर था, लेकिन युद्ध में जीत का जश्न भी ईरान के लोग मना रहे थे। इस मौके पर पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर और मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के लोगों के लिए संदेश भेजा, जिसका सिर्फ ऑडियो क्लिप ही लोगों को सुनाया गया। उसका मेन पॉइंट क्या था, यह आपको बताते हैं। मुस्तफा खामेनेई ने लोगों को क्या पैगाम दिया? पहला पैगाम, युद्ध के मैदान में ईरान के लोगों की जीत हुई। दूसरा पैगाम, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, ना चाहते हैं। तीसरा पैगाम, हमसे हमारा कोई हक छीन नहीं सकता, मतलब हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं। चौथा पैगाम, ईरान पर हमला करने वाले देशों को नहीं बख्शा जाएगा। पांचवा पैगाम, हॉर्मुज मैनेजमेंट को अब न्यू स्टेज पर लेकर जाएंगे। मतलब टोल टैक्स वसूली की बात जो मुस्तफा खामेनेई की ओर से कही जा रही है या ईरान की ओर से कही जा रही है, उसको उन्होंने और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। मैं अगर राठौर सर जल्दी से आपसे समझूं, ये मायने क्या है? 5 पैगाम दिए, उसमें शांति की भी बात की है और ये भी बताया कि हम कैसे स्टैंड स्ट्रांग हैं। देखिए अनुराग, इस पूरे युद्ध में अगर कोई चीज बहुत ही खूबसूरती के साथ मैनेज की गई है, वो है मुस्तफा खामेनेई की अनुपस्थिति। वो कहाँ है, कैसे हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी जो बयान आ रहे हैं, पैगाम आ रहे हैं, उससे ईरानी जनता बड़ी मुतासिर है और काफी उससे उनमें जोश आता है। दूसरी चीज इसके अंदर जो है कि वो अपनी ऑडियंस या कॉन्स्टिट्यूंसी को बता रहे हैं। 40वें दिन पे वो आए हैं और काफी लोगों में उसके लिए उनके लिए सिंपैथी भी है। तो ये है कि वो कैसे हैं, नोबडी नोज। दूसरी चीज जो इसके अंदर सबसे बड़ी है वो है कि हॉर्मुज का ज्योग्राफी इन्होंने बदल दिया है। और इसी के साथ आप कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि बाबले मंदब जो वहां से 1200 किलोमीटर पर है, उसका भी ज्योग्राफी ऐसे ही बदलेगा। और वहां पर ईरान मानकर चल रहा है कि उसके पास अपर हैंड है, वो अपने हिसाब से ज्योग्राफिकली चेंजेस कर सकता है, नियम भी इम्पोज कर सकता है, पैसे भी कमा सकता है और दूसरे देशों को घुटनों पर भी ला सकता है। इस जंग में कम से कम ईरान के पास ही पॉजिटिव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और युद्ध के हालातों को समझाने के लिए।